नमस्कार दोस्तों। आज जो लोग कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। जैसा मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहें। आप अगर कंप्यूटर अनुदेशक की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की कर रहे हैं या फिर किसी भी आईटी से रिलेटेड किसी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक स्पेसिफिक टॉपिक में से क्वेश्चंस उठा के और उनको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है सीपीयू शेड्यूलिंग के ऊपर। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो सीपीयू शेड्यूलिंग होती है उससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, तो हम लोग जो चीज़ें यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो आपके बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है ना, आपके क्वेश्चंस का लेवल आपका हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, बट आपको दोनों की तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और इसमें देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, तो अगर मैं बात करूं कि विच मॉड्यूल गिव्स कंट्रोल्स ऑफ द सीपीयू टू द प्रोसेस सेलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ठीक है, अब हमारे पास बेसिकली क्या है, दो टाइप के शेड्यूलर होते हैं। अगर मैं बात करूं तो एक तो होता है हमारे पास शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ठीक है ना, और एक होता है हमारे पास लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तो अगर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के अगर डिफरेंस की बात करें तो इनमें क्या होता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर बेसिकली करता क्या है कि जो आपके प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर होते हैं, ठीक है ना, जिनको मेमोरी असाइन हो चुकी है बस उनको सीपीयू असाइन करना है, तो उनको रेडी से रनिंग स्टेट में लाता है। ठीक है ना, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो होता है वो आपका डिस्क जो होती है आपकी, ठीक है ना, वहाँ से रेडी क्यू के अंदर लाता है कि हाँ ठीक है आप रेडी क्यू के अंदर आ जाइए। तो ये बेसिकली इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। ठीक है, अब ये कह रहा है विच मॉड्यूल्स गिव्स कंट्रोल ऑफ द सीपीयू टू द प्रोसेस सेलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका डिस्पैचर। ठीक है, जिसे हम डिस्पैचर बोलते हैं बेसिकली, जो आपके शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का यूज़ करके या शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो प्रोसेस को सेलेक्ट करता है उसे सीपीयू के अंदर जो लेके आता है वो होता है आपका डिस्पैचर। ओके, सेकंड क्वेश्चन आता है द प्रोसेस दैट आर रिसाइडिंग इन मेन मेमोरी एंड रेडी एंड वेटिंग टू एग्जीक्यूट आर केप्ट इन लिस्ट कॉल्ड। ठीक है ना, मतलब आपका मेन मेमोरी के अंदर आ चुका है। अब मेन मेमोरी के अंदर आने का मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे पास जो प्रोसेस होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। सबसे पहले आपके पास न्यू होता है, तो न्यू मतलब हुआ प्रोसेस के आना, ठीक है ना, न्यू। फिर आता है हमारे पास रेडी स्टेट। रेडी स्टेट का मतलब क्या होता है कि जो प्रोसेस आपका मेमोरी के अंदर आ चुका है, ठीक है ना, मेन मेमोरी के अंदर जो हमारी रैम होती है बेसिकली, रैम के अंदर जो आ चुका है तो वो आपका रेडी क्यू के अंदर होता है। अब ये क्या कह रहा है कि जो आपका मेन मेमोरी के अंदर है एंड रेडी एंड वेटिंग टू एग्जीक्यूट आर केप्ट इन ए लिस्ट कॉल्ड। तो भैया उस लिस्ट को हम बोलते क्या है, जो रेडी है तो रेडी आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा आपका रेडी क्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा द इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ए प्रोसेस टू द टाइम ऑफ कंप्लीशन इज टर्म्ड। ठीक है ना, जब प्रोसेस एंटर हुआ, सीपीयू ने उसे एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया और जब वो उसका एंड हो गया तो उस टाइम को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, हम वेटिंग टाइम इसलिए नहीं बोलते। वेटिंग टाइम का मतलब होता है जब अपना प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए वेट करता है। ठीक है ना, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है हमारा, टर्न अराउंड टाइम होता है प्रोसेस की एंट्री से लेके और उसके एग्जिट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं, और इसका आंसर भी यही होगा। रेस्पॉन्स टाइम का मतलब क्या होता है, रेस्पॉन्स टाइम का मतलब है आपका बेसिकली कि कितने टाइम में एक प्रोसेस ने रिस्पॉन्स किया। ठीक है ना, और थ्रूपुट होता है कि जितना आपके नंबर ऑफ प्रोसेस एक पर्टिकुलर साइकिल के अंदर, एक क्लॉक के अंदर सीपीयू ने एग्जीक्यूट किए, वो नंबर ऑफ जो आपके प्रोसेस होते हैं उसे हम थ्रूपुट बोलते हैं। तो यहाँ पर एक प्रोसेस के बारे में बात हो रही है, तो बेसिकली दैट इज टर्न अराउंड टाइम। ओके, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स अलोकेट्स द सीपीयू फर्स्ट टू द प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट द सीपीयू फर्स्ट। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो आपकी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से रिलेटेड है। ठीक है ना, तो पहली जो हमारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है दैट इज FCFS, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपके पास तीन प्रोसेस हैं, P1 है, P2 है और P3 है। ठीक है ना, और यहाँ पर इनका CPU टाइम है, जो CPU बर्स्ट टाइम होता है, यानी कि कितने टाइम में ये एग्जीक्यूशन होगा, वो ये तरीके से टाइम दिया हुआ है। अब अगर मैं इसका टाइम अगर कैलकुलेशन करूँ तो कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले P1 आएगा, P1 का जो अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि स्टार्टिंग जो एवरेज टाइम है दैट इज 0, और ये टोटल टाइम कितना ले रहा है, ये ले रहा है 24। तो 24 है तो यहाँ पर ये टोटल टाइम लेगा 24 का। अब हमारा आता है P2, तो P2 के अंदर क्या रहेगा कि इसे P2 को वेट करना पड़ेगा जब तक P1 आपका कंप्लीट नहीं हो जाता। दिस इज योर P1, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता। और P2 के कंप्लीशन में क्या रहेगा, तो 24 + 3 हो जाएगा, यानी कि ये जो CPU का टाइम है वो इससे ऐड हो जाएगा, तो इसके आउटपुट आएगा 27। फिर आएगा आपका P3, और P3 के अंदर भी यही रहेगा। P3 क्या करेगा, इसका टाइम लेगा, तो ये हो गया हमारा 30। अगर आपसे पूछा जाए कि इनके अंदर एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा, तो आप देखिए बहुत सिंपल सा है। P1 के लिए क्या एवरेज वेटिंग टाइम होगा, दैट इज 0,
क्योंकि ये तो से सबसे पहले इसी को असाइन हो रहा है। फिर P2 के लिए अगर मैं बात करूँ तो इसका एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा, वो होगा 24, और P3 के लिए क्या होगा, P3 के लिए होगा 27, ठीक है ना। तो ये इनका वेटिंग टाइम है, इनको वेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इनका टोटल टाइम अगर निकालूँ, ठीक है, टोटल टाइम अगर मैं निकालूँ इनका, तो कितना टाइम निकल के आने वाला है वो आप यहाँ से जैसे कैलकुलेट कर लें। 7 और 4 11, 11 और 4 और 1 5, और डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 नंबर ऑफ प्रोसेस हैं आपके, इस वजह से ये हमारी जो एल्गोरिथम होती है इसे हम बोलते हैं FCFS, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है, विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स एलोकेट्स द CPU फर्स्ट टू द प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट द CPU फर्स्ट। तो यानी कि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज के बारे में बोल रहा है। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। इसके बाद शॉर्टेस्ट जॉब शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलिए ये आपके पास 3 प्रोसेस दे रखे हैं, अब इसमें ये 2 दे रखा है इसका प्रोसेस का टाइम, तो इसकी जो CPU वर्स्ट टाइम है सबसे कम है। तो कहने का मतलब है P3 पहले आपका मेमोरी के अंदर आएगा। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर शॉर्टेस्ट जॉब के अंदर, तो ये जो पहले आएगा वो P3 आएगा, क्योंकि इसकी सबसे कम वो है। तो ये क्या करेगा, पहले इसका 0 टाइम, तो हम मान रहे हैं अराइवल टाइम इसका 0 है, तो ये 2 का वेट करेगा, 2 टाइम लेगा, तो ये 2 यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद P2 आ जाएगा आपका, क्योंकि फिर P2 का CPU वर्स्ट टाइम सबसे कम है, तो ये 3 और ये 5 हो जाएगा। और फिर आपके पास P1 आ जाएगा, तो P1 का टाइम क्या है, 24 है, 24 और 5 ये 29 हो गए। तो अगर आप एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे तीनों का, अब निकालोगे तो बहुत कम हो जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो 5 + 2 + 0 होगा, और डिवाइडेड बाई 3, तो आप समझ सकते हैं कितना टाइम आपका यहाँ रिड्यूस हो गया। तो ये हमारी शॉर्टेस्ट जॉब शेड्यूलिंग होती है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास जो प्रोसेस दिए होते हैं, ठीक है ना, उनके साथ एक इंटीजर वैल्यू और एसोसिएट होती है। जैसे मैं यहाँ पर देता हूँ 24, यहाँ दे दिया मैंने 25, यहाँ दे दिया 28, लेकिन इनकी प्रायोरिटी दे रखी है 1 2 3। तो जिसकी सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी होगी, यानी कि सबसे पहले आपको उसी को ही इम्प्लीमेंट करना है। तो ये जैसे P1 हो गया, तो ये P1 सबसे पहले आएगा आपका यहाँ पर। अब इसमें क्या दिक्कत आती है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है जिसे हम बोलते हैं स्टारवेशन, ठीक है ना, स्टारवेशन। और उसका जो सॉल्यूशन होता है दैट इज कॉल्ड एजिंग, ठीक है ना। अब स्टारवेशन और एजिंग बेसिकली है क्या, तो देखिए स्टारवेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान के चलिए सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ये प्रोसेस है, तो इसे तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक ये दोनों प्रोसेस आपके कंप्लीट नहीं हो जाते, ठीक है ना, जब तक ये दोनों कंप्लीट नहीं हो जाते। तो ये बेसिकली प्रायोरिटी शेड्यूलिंग होती है। चलिए, तो अभी हमारा यहाँ जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। नेक्स्ट आता है हमारा, द डिस्पैचर शुड बी फास्ट एज पॉसिबल सिंस इट इज इन्वोक्ड ड्यूरिंग एवरी प्रोसेस स्विच। द टाइम इज टेक्स फॉर द डिस्पैचर टू स्टॉप वन प्रोसेस एंड स्टार्ट अनदर रनिंग इज नोन एज। अब देखिए एक डिस्पैचर जो होता है वो बेसिकली करता है क्या है, आपको मैंने अभी लास्ट उसमें भी बताया था एग्जांपल में, जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है जो आपके बेसिकली रेडी से डायरेक्ट रन पे लेके आता है आपके प्रोसेस को। तो उसके लिए क्या डिस्पैच करना जरूरी होता है, यानी कि डिस्पैच करना यानी कि CPU से डिस्पैच करता है। तो CPU से डिस्पैच करने वाले जो टाइम को हम बोलते हैं उसे हम बोलते हैं डिस्पैच लेटेंसी। फिर इसके बाद आता है अंडर द कैटेगरी ऑफ राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग क्या होती है और प्रीम्प्टिव और नॉन प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या होती है। तो देखिए प्रीम्प्टिव और नॉन प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। मान के चलिए आपके पास कुछ प्रोसेस दे रखे हैं, P1 है, P2 है, और इनके अंदर टाइम है आपका 24 और 3, ठीक है ना। तो अगर नॉन प्रीम्प्टिव का मतलब क्या होता है कि P1 तब तक अपना एग्जीक्यूशन होगा जब तक वो अपना कंप्लीट नहीं कर लेता, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, आपके नॉन प्रीम्प्टिव हो गई। फिर आएगा P2, तो P2 को वेट करना ही पड़ेगा 24 मिली सेकेंड्स का, ठीक है ना। फिर ये अपना काम कंप्लीट करेगा और ये काम अपना यहाँ कंप्लीट कर लेगा, लेकिन P1 P2 को वेट करना पड़ेगा। तो ये जो शेड्यूलिंग होती है जिसमें हर प्रोसेस को जो लाइन बाई लाइन आपके प्रोसेस आ रहे हैं, जब तक प्रीवियस प्रोसेस आपका कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो नेक्स्ट प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकता। तो ये जो हमारी शेड्यूलिंग होती है इसे हम बोलते हैं नॉन प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग। प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग का मतलब होता है बाहर निकाल देना, कि हो सकता है आपने क्या करा, जैसे राउंड रॉबिन की अगर मैं बात करूं तो अब इसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइम स्लाइस अलोकेट कर देते हैं कि हर प्रोसेस के लिए हमने दे दिया कि 2 मिली सेकेंड से ज़्यादा नहीं चलेगा। अब मान के चलिए P1 आया, तो P1 ने क्या करा, 0 अराइवल टाइम है, तो यहाँ पर ये P1 आएगा तो ये मात्र 2 सेकंड का टाइम लेगा, ठीक है ना, और उसके बाद ये बाहर आ जाएगा CPU से। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस होता है इसे हम राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग बोलते हैं। तो अगर मैं राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के बारे में बात करूँ तो दिस इज द प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग, तो इसका आंसर होगा प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग। ओके, अब देखिए यहाँ पर आती है हमारी चूज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ द प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। यहाँ वैसे आंसर तो आपको यहाँ क्लियर दे दिया हुआ, लेकिन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में आपको बताया था कि 2 प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी, एक तो स्टारवेशन की होती है, ठीक है, और इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है एजिंग। ये जस्ट मैंने भी आपको बताया था। एजिंग में बेसिकली हम करते क्या है, जो हमारे प्रोसेस होते हैं उनकी शेड्यूलिंग को प्रायोरिटी को उनकी इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है ना।
जो हमारी हर वो होता है उसकी हम प्रायोरिटी को इंक्रीज कर देंगे, तो प्रायोरिटी इंक्रीज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसके प्रोसेस को एग्जीक्यूशन का भी टाइम मिल जाएगा। वो भी एक टाइम पर्टिकुलर शेड्यूल में, जैसे हर 15 मिनट बाद आपने जो प्रोसेस है उसके एक टाइम शेड्यूल जो प्रायोरिटी है उसको इंक्रीज कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए क्या आ रहा है, चूज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ द प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। जैसे मैंने आपको बताया वो स्टार विजन की होती है। स्टार विजन को इसने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया, इट कैन लोड टू सम लो प्रायोरिटी प्रोसेस वेटिंग इंडेफिनेटली फॉर द सीपीयू। यानी कि जिनकी प्रायोरिटी सबसे कम है उनको वेट करना ही पड़ेगा एग्जीक्यूशन के लिए कि भैया सीपीयू में जब मिलेगा जब हम अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे। ओके, अब आता है हमारे पास ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, शेड्यूलिंग होती क्या है। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने बेसिक लिया है लेकिन इसमें बहुत ट्रिकी आंसर होगा। बेसिकली क्या है, हम यहाँ जनरली करते क्या है, शेड्यूलिंग क्या होती है, अलाउइंग ए जॉब टू यूज द प्रोसेसर, मेकिंग प्रॉपर यूज ऑफ प्रोसेसर ऑन ऑल ऑफ द मशीन कर देते हैं, बट ये गलत है, ठीक है ना। यहाँ बेसिकली क्या है, आप अगर देखें सेकंड वाले अगर ऑप्शन को, फर्स्ट वाला ऑप्शन तो सेलेक्टेड है ऑलरेडी, ठीक है। अब सेकंड वाले ऑप्शन के बारे में बात करूँ तो मेकिंग प्रॉपर यूज ऑफ प्रोसेसर। देखिए प्रोसेसर का यूज नहीं, हमें सीपीयू का यूज प्रॉपर करना है, ठीक है ना। तो ये आंसर तो कभी हो ही नहीं सकता, हमें सीपीयू का यूज करना है। सीपीयू प्रोसेसर का यूज करता है, तो हमें जो शेड्यूलिंग अप्लाई होती है वो सीपीयू शेड्यूलिंग होती है, प्रोसेसर शेड्यूलिंग नहीं होती, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होना चाहिए, अलाउइंग ए जॉब टू यूज द प्रोसेसर, ठीक है ना। तो भैया आप जॉब जो प्रोसेसर है उसको जॉब असाइन करना एक पर्टिकुलर फार्मूले के हिसाब से, एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम के हिसाब से, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद आता है प्रिमिटिव शॉर्टेज जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग। शॉर्टेज जॉब्स जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिकली क्या होता है कि जिसका सबसे कम टाइम होता है, लाइक आपने P1 लिया, P2 लिया और P3 लिया, 3 शेड्यूलर लिए, इनका सीपीयू बस टाइम अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि इसका 8 है, इसका 3 है, इसका 4 है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले किस वाले को उठाएंगे शॉर्टेज जॉब में, इस वाले को उठाएंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये एग्जीक्यूट होगा, सेकंड प्रायोरिटी पे ये एग्जीक्यूट होगा और थर्ड प्रायोरिटी पे हमारा ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना। लेकिन ये क्या कह रहा है, प्रीम्प्टिव शॉर्टेज जॉब। अब प्रीम्प्टिव होती है कि शॉर्टेज जॉब, अगर मैं बात करूँ प्रीम्प्टिव नहीं होती, बेसिकली बाय डिफॉल्ट प्रीम्प्टिव नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जब तक आपका P2 कंप्लीट नहीं हो जाएगा, जब तक P3 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो जब तक P3 को P2 के कंप्लीशन के लिए वेट करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, ये आपकी शॉर्टेज जॉब हुई लेकिन प्रीम्प्टिव नहीं हुई। लेकिन अगर इसे प्रीम्प्टिव बना दिया जाए, यानी कि आपको निकाल देना है भैया आप एक पर्टिकुलर, तो उस कंडीशन में क्या है, आप एक टाइम दे दें इसको, ठीक है ना, एक टाइम दे दें, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग ये अपना एग्जीक्यूशन करेगा। इसका आंसर जो होगा वो होगा शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट। अब सबसे पहली चीज आती है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम गिव्स मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम, ठीक है ना। मिनिमम वेटिंग टाइम कौन सा कर सकता है, दैट इज SJF। क्लियर है ये तो, क्योंकि अगर 3 प्रोसेस हुए आपके, P1 हुआ, P2 हुआ, P3 हुआ, तो सबसे पहले मिनिमम टाइम वाले को लिया आपने, ये 3 लिया, फिर इसने 4 का लिया P2 ने, तो ये आपने 7 कर दिया, फिर P3 को 18 कर दिया, तो इनका वेटिंग टाइम ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो शॉर्टेज जॉब फर्स्ट जो होगा हमारा, वो इसका सही आंसर होगा। तो गाइज ये मेरा कंप्लीट वीडियो था, आई थिंक आपको पसंद आया हो। आपका अगर लाइक आएगा, शेयर आएगा, कमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली मेरे लिए और भी ज़्यादा बेटर होगा। और आपकी अगर कोई सजेशन है तो वो भी आप मुझे बताइए, डेफिनेटली मैं आगे अपने बनाने वाली वीडियोज़ में उनका ध्यान रखूँगा। थैंक यू सो मच।